वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी इस सेशन में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डील करते हैं। ठीक है, लिखिए आप कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी ब्रैकेट में कर लीजिएगा एरिया वाइज, और ये हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, आपके दिमाग में जब ये हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो रियल लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसलिए मैं ये सारे कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपके जो माइंड में क्वेश्चंस अराइज होंगे वो इससे सॉल्व आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सर ये जो टॉपिक है सर, ये कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का ब्रैकेट में कर लीजिएगा एरिया वाइज। मतलब समझते हैं सर, चलो पहले लिखते हैं थोड़ा सा, फिर मतलब भी समझते हैं। ठीक है, चलो लिखो। इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is let out and remaining is self-occupied, या इस तरह लिखो, या रिमेनिंग एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। तो क्या होगा सर? क्वेश्चन है सर, यदि कुछ एरिया जो है, क्योंकि मैं एरिया वाइज पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए इस तरह से यहाँ पे आ गया एरिया। ठीक है, समझा दूंगा एग्जांपल से, आप समझिए पहले। इफ़ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड रिमेनिंग एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। कहने का मतलब है सर कि मेरा अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कुछ एरिया मैंने किराए पे लगा रखा है और कुछ एरिया में मैं खुद रह रहा हूँ। आ गया, क्लियर हो गया, समझ गया बात? यानी कि कुछ एरिया हाउस प्रॉपर्टी का है जो मैंने किराए पे, लेट आउट मतलब किराए पे दे रखा है, और रिमेनिंग जो बचे हुए एरिया हैं, रिमेनिंग एरिया मतलब जो बचा हुआ शेष एरिया है, उसमें मैं सेल्फ ऑक्युपाइड खुद से रह रहा हूँ, खुद रह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, कुछ एरिया किराए पे लगा है और कुछ एरिया में सेल्फ ऑक्युपेशन यानी खुद के लिए, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? तो सर देन लेट आउट पोर्शन is treated as LOP, बताया था ना, LOP शॉर्टकट, लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन is treated as SOP, यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि सर अगर मेरा एक फ्लैट है या एक घर है जहाँ मैंने कुछ एरिया, लेट से 50% एरिया, 50% बोले तो हाफ एरिया, मैंने आधा जो एरिया है वो मैंने किराए पे दे रखा है और आधे एरिया में मैं खुद रहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा सर? जो लेट आउट पोर्शन है, जो एरिया मैंने किराए पे दे रखा है, उसे मैं लेट आउट प्रॉपर्टी मान लूँगा, समझ रहे हो, और जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ उसे मैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान लूँगा। हाँ ठीक है ना, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि सर जो आपने किराया, जितना एरिया, हाफ एरिया है या 1/3 एरिया या 1/4 है, जैसा भी जितना भी एरिया है, समझ रहे हो ना, तो जो एरिया आपने किराए पे दे रखा है उसे हम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, और जो जो एरिया आप जिसमें खुद रह रहे हो उसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान लेंगे। सर ये कंसेप्ट क्यों लाया गया? सर ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि
देखिएगा, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते थे, पहला दिन जो पढ़े थे मास्टरशीट में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, याद रहा होगा सबको, ठीक है। तो जो हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कैलकुलेट करते थे सर, तो देखते होगे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोवाइड की रही होती है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस, तो ये सब कुछ दिया हुआ होता था। तो हम लोग जब कैलकुलेट करते थे सर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, सब के लिए कैलकुलेट करते थे, जैसा भी मामला बन रहा होता था, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे, क्योंकि एक ही घर है, क्योंकि मैंने क्या बताया इस केस में, ये जो केस मैं डील कर रहा हूँ अभी, क्या बताया कि मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ एरिया मैंने किराए पे लगाया, कुछ एरिया में मैं खुद रह रहा हूँ। तो टैक्स, जो हाउस टैक्स जाता होगा, म्युनिसिपल टैक्स जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो वो जो टैक्स कटता है सर, वो तो पूरे बिल्डिंग पे कटता होगा ना, आपका जो घर है उसके नाम पे कटता होगा। म्युनिसिपल वैल्यू जो मिलेगी, कैलकुलेट होगी उस एरिया की, उस फ्लैट की, वो तो एक ही होगी। स्टैंडर्ड रेंट भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट इसलिए लाया गया सर, तो सर यहाँ पे ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया सर, ताकि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जब कैलकुलेशन करते हैं और लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी प्रोविजंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे कि जब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैलकुलेट किया था, तो अब देखो सर, लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं थी, जितना इंटरेस्ट था पूरा का पूरा टोटल इंटरेस्ट अलाउ हो गया था। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, वहाँ स्पेशल केस और नॉर्मल केस भी आ गया था, 30,000 और 2 लाख का भी मामला बना था। तो सर कंसेप्ट लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो टैक्स के प्रोविजन है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपका प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो इस केस में हम सर म्युनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, इन सब का बंटवारा कैसे करेंगे। तो बस सर आपको प्रोपोर्शनेट कर देना है, एरिया वाइज कैलकुलेट करना है। आप समझ रहे मेरी बात, पहले लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए, इन दिस केस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस इतना ही। कितने पॉइंट्स बताएं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 2 3 4 5 चीज़ें बताई मैंने सर, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड्स म्यूनसिपैलिटी में होगा, तो आप एक ही प्रॉपर्टी में तो बंटवारा कर रहे हो ना, कुछ पोर्शन में रेंट लगाया, कुछ पोर्शन में खुद रह रहे हो, तो वो तो एक आपको प्रॉपर फिगर दे देगा। लेट से उस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू 1 लाख रुपये है, ठीक है, और आपने हाफ पोर्शन में लगाया है रेंट और हाफ पोर्शन में खुद रह रहे हो, तो सर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए हाफ पोर्शन ले लेंगे म्यूनसिपल वैल्यू का, उसी तरह से लेट आउट के लिए भी हाफ ले लेंगे। अगर 40% एरिया तुमने लेट आउट किया है, मतलब किराए पे लगाया, तो 60% में खुद रह रहे होगे, तो 40% जो होगा 1 लाख रुपए का, वो हम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर लेंगे और 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस प्रोपोर्शनेट कर देना है, यानी एरिया वाइज इन चीज़ों का, म्यूनसिपल वैल्यू का, फेयर रेंट का, स्टैंडर्ड रेंट का, म्यूनसिपल टैक्सेस का और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शंस मिलता है आपको, उन सब का हमें बंटवारा करना है। कैसे, एरिया वाइज, समझ रहे हो। यस सर, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड मतलब बंटवारा करना है, डिवाइडेड बिटवीन किसके बीच में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी ऑन एरिया बेसिस। एरिया के बेसिस पे आपको बंटवारा कर देना है इन 5 चीज़ों का। एरिया के बेसिस पे आपको इन 5 चीज़ों का, जो कि क्वेश्चन में दी होती है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन,
इनका आपको बंटवारा करना है किसके बीच में, जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पोर्शन होगा और लेट आउट प्रॉपर्टी का पोर्शन होगा उसको आप एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर देना। एग्जांपल के लिए अगर आपका घर है और आपका 1/3 जो घर का एरिया है वो आप रेंट पे लगाते हो और 2/3 में खुद रहते हो, तो 1 लाख अगर म्यूनसिपल वैल्यू है तो 1/3 जो होगा वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हो जाएगा, जितने के लिए किराया आपने लगाया, और बाकी का जो म्यूनसिपल वैल्यू होगा वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड का पोर्शन होगा। एरिया वाइज आप समझ रहे हो ना, जितना एरिया जिसके लिए यूज़ हो रहा है इनका उसके अकॉर्डिंगली आपने बंटवारा कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। एक्चुअल रेंट should never be divided because it is always for let out property। कुछ के माइंड में ये भी आया होगा सर क्यों सिर्फ 5 ही चीज़ का, सर इन्हीं 5 चीज़ों का तो बंटवारा करोगे ना, यही तो प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू आपको आ रही होगी या दी रखी होगी, तो जितने के लिए आपने जितने एरिया का आपने किराया लगाया उसके अकॉर्डिंगली उतना पोर्शन उस वैल्यू का यूज़ कर लो। अगर 1 लाख का म्यूनसिपल वैल्यू है और 40% एरिया का आपने किराया लगाया तो 40,000 आपकी म्यूनसिपल वैल्यू हो गई किस चीज़ के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। समझ गए ना, 40,000 ही हो गई। अगर 60% पोर्शन में आपने लगा रखा है रेंट तो 60,000 यूज़ करेंगे फिर म्यूनसिपल वैल्यू। बहुत ही आसान सा, कुछ है नहीं समझने के लिए इसमें, बस एरिया के बेसिस पे बंटवारा कर देना इन 5 चीज़ों का। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर तो एक्चुअल रेंट का भी बंटवारा करेंगे, अरे बेवकूफ़ एक्चुअल रेंट का क्या बंटवारा करोगे, वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही होता है, जिस पे तुमने किराया लगाया उसी के लिए तो एक्चुअल रेंट आया होगा। खुद रह रहे हो तो खुद को रेंट थोड़ी दे रहे होगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। एक्चुअल रेंट शुड नेवर बी डिवाइडेड, कभी बंटवारा नहीं हो सकता उस चीज़ का, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। ये केवल लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, जिस पे आपने किराया लगाया उसी के लिए रेंट आ रहा होगा, ठीक है ना। खुद के रहने पे आप रेंट नहीं देते, समझ रहे हो। यस सर, नोट कर लिया हो तो आगे चलें, पहले नोट कर लो ठीक से, पॉज करके नोट कर लेना। चले, बस इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट अब हम फिर से डील करने वाले हैं। यहाँ एरिया वाइज था, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे वो यही रहेगा, बस वहाँ टाइम वाइज हो जाएगा। तो नोट करो जल्दी, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट करो। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में दे दीजिएगा टाइम वाइज। मतलब समझिएगा सर, पार्टली का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के माइंड में तो ये भी आ रहा होगा सर पार्टली मतलब फुल्ली नहीं है। फुल्ली मतलब जो पूर्ण रूप से, पार्टली मतलब पूरा नहीं है, मतलब कुछ बोल सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है ना। कुछ पोर्शन आपने पार्टली किया था या कुछ समय के लिए, वहाँ कुछ पोर्शन एरिया वाइज का बंटवारा था वहाँ पे, यहाँ कुछ समय के लिए आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ कुछ समय के लिए हो रहा है, ठीक है ना। लिखो, वहाँ एरिया वाइज था, एरिया वाइज मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी के कुछ एरिया में आपने, कुछ हिस्से में आपने रेंट पे लगाया, खुद कुछ हिस्से में खुद रह रहे थे। यहाँ है सर कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज, कुछ पोर्शन के लिए आपने किराए पे लगाया, कुछ समय के लिए आपने खुद यूज़ किया, मतलब कि कुछ महीनों के लिए आपने रेंट पे दे दिया उस प्रॉपर्टी को, और कुछ महीनों के लिए या बचे हुए महीनों के लिए आप खुद रह रहे थे, ठीक है। वही बात है, आसान सा कंसेप्ट है, लिखो। प्रॉपर्टी is let out for
property is let out for some period of time and self-occupied for remaining period of time then such property is treated as। बताओ क्या होगा, सोचिए सर। अगर कुछ समय के लिए हमने लेट आउट किया था, किराए पे लगाया था, और कुछ समय के लिए यानी कि बचे हुए समय के लिए हमने खुद के यूज़ के लिए रखा, यानी सेल्फ ऑक्यूपाई करा, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करोगे? क्या बोलोगे, लेट आउट था या सेल्फ ऑक्यूपाइड था? सोचिए सोचिए क्या होना चाहिए। मैंने, चलो एग्जांपल डील करते हैं। एक साल, पिछले एक साल में मैंने 2 दिन के लिए लेट आउट करा था, तो पिछले वर्ष मैंने 2 दिनों के लिए किराए पे लगाया था और बाकी के दिन मैं खुद रह रहा था, तो क्या ट्रीट होना चाहिए बताओ? लेट आउट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? या कुछ समय के लिए लेट आउट और या कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या होना चाहिए? सबके अपने अपने आंसर्स होंगे ऑफ कोर्स। बताइए कैसे बताएंगे, जो है बोलो। ठीक है सर, अभी आप सबको आपका आंसर पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 महीने के लिए मैंने लेट आउट किराए पे लगाया था, 6 महीने में उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहा था, क्या होना चाहिए? 6 महीने के लिए लेट आउट, 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, या पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, या पूरे साल के लिए लेट आउट, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 महीनों के लिए मैंने लेट आउट करा, 11 महीनों के लिए मैंने किराए पे लगाया, और 1 महीने के लिए मैं खुद रह रहा था उस प्रॉपर्टी में, तो क्या ट्रीट करूँगा? पूरे 11 महीनों के लिए लेट आउट, 1 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, या पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, या पूरे साल के लिए लेट आउट? सबके अपने अपने आंसर से होंगे, सोचिए क्या होना चाहिए। सर यही कंसेप्ट है। देन सच प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज, बताइए, लेट आउट प्रॉपर्टी ओनली, यही कंसेप्ट है सर। सबको लग रहा होगा कि जितने पोर्शन, जितने समय के लिए लेट आउट करा और लेट आउट करो, जितने पोर्शन के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड करा सेल्फ ऑक्यूपाइड करो। आधा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही आंसर आया होगा। गलत है सर, सिर्फ और सिर्फ लेट आउट, यही है कंसेप्ट। जिन्हें नहीं पता होगा डेफिनेट सी बातें गलत कर देंगे वो। क्यों? बताता हूँ क्यों, पहले लिखिए। जो कंसेप्ट है सर वो ये है, इफ़ प्रॉपर्टी is let out for even 1 day, एक दिन के लिए भी अगर प्रॉपर्टी आपने किराए पे लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपर्टी जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर आपने उसे एक दिन के लिए भी किराए पे लगा दिया ना, इवन फॉर 1 डे, फॉर इवन 1 डे, ठीक है ना, एक दिन के लिए भी किराए पे लगा दिया, देन ऑल्सो that property is treated as let out property। ये था कंसेप्ट। सभी सोच रहे होंगे बड़ा आसान सा है सर, जितने समय के लिए लगा दिया उतने समय के लिए लेट आउट मान लेंगे, और जितने समय के लिए नहीं लगाया यानी खुद रह रहे थे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। नहीं सर, अगर एक दिन के लिए भी लगा दिया ना आपने, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, एक दिन भी किराए पे लगा दिया तो पूरी की प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट मान ली जाएगी, ठीक है। यही था कंसेप्ट। इस तरह पे
इस तरह के कंसेप्ट पे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, पढ़ के रखिएगा। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट फॉर इवन वन डे, एक दिन के लिए भी अगर किराए पे लगाया उस प्रॉपर्टी को, देन ऑल्सो दैट प्रॉपर्टी इज़ ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे कि 1 महीना लगाया 11 महीने खुद रहा, या 11 महीने खुद रहा, सॉरी 11 महीने किराया लगाया 1 महीने खुद रहा, तो सर किसी भी केस में एक दिन भी अगर तुमने प्रॉपर्टी किराए पे लगा दी, प्रॉपर्टी का डिफिनीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी भी हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसे एक दिन भी किराए पे लगाया तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी क्या मान ली जाएगी सर, लेट आउट मान ली जाएगी कि किराए पे लगा दी गई थी, ठीक है। हाँ, अभी जो पिछला कंसेप्ट मैंने बताया ये वाला कि एक्चुअल रेंट का कभी भी प्रोपोर्शन मत कर देना, बंटवारा मत कर देना, एक्चुअल रेंट शुड नेवर बी डिवाइडेड बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। जितना भी किराया मिला होगा एक्चुअल में ही मिला होगा ना, ठीक है। तो सर ये था अच्छा वाला कंसेप्ट, सभी को लग रहा होगा कि ऐसे ही है कंसेप्ट, आसान सा, बट इतना भी आसान नहीं था, थोड़ा टेक्निकल था कि सर अगर एक दिन भी प्रॉपर्टी को किराए पे लगा दी तो वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लेट आउट मान ली जाती है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है, चलो।